guys, welcome you all once again in my channel Toppers Forum. Myself विनय त्रिपाठी. सही देख रहे हैं आप लोग. टॉपर्स फोरम में स्वागत है आप लोगों का. करंट अफेयर्स पढ़ेंगे. 25 अप्रैल की जो न्यूज है मेनली वो पढ़ेंगे और जो भी करंट अफेयर पढ़ेंगे वो यूपी पीसीएस 2020 के लिए पढ़ेंगे. और मेरा नाम है विनय त्रिपाठी. तो बिना समय बर्बाद किए शुरू करते हैं. और ध्यान रहे जो भी पढ़ेंगे वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे, उसमें कोई फालतू की राजनीति वाली बातें नहीं होनी है. चलिए शुरू करते हैं. नजर आपके एग्जाम पर होनी चाहिए. डेफिनेटली क्वेश्चन मिलेगा 100% गारंटी के साथ कि इस टॉपिक से क्वेश्चन आया तो इसी में से आएगा, इसके बाहर नहीं पूछा जाएगा. ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं. तो पहली जो न्यूज हम आपको आज बताएंगे वो नेफेड से रिलेटेड होगी. साथियों, नेफेड क्या है? नेफेड है नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया. एक बार फिर से सुनिए, नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया. बच्चों, ये जो इस्टेब्लिश हुआ था ये 1958 में हुआ था, 1958 में हुआ था, जो कि आप कह सकते हैं कि मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट के तहत हुआ था. बाय मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट. तो 1958 में मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट के द्वारा नेफेड की स्थापना की गई, इस उद्देश्य से कि जो पीडीएस सिस्टम के थ्रू देश में अनाज बटेगा, जिसमें मल्टी स्टेट कोऑपरेशन की जरूरत भी पड़ेगी, वो सारी जिम्मेदारी नेफेड के पास होगी. पीडीएस सिस्टम क्या है, इस पर ऑलरेडी हम कई बार बात कर चुके हैं. तो अभी ये न्यूज में क्यों है नेफेड? अभी न्यूज में इसलिए है कि नेफेड ने कहा है कि लगभग मान के चलें आप कि 6 लाख मीट्रिक टन दाल जो होगी, पल्सेस, आप जानते होंगे दाल जो है वो इंडिया में प्रोटीन का एक मेन सोर्स है. तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन लगभग 20 करोड़ से अधिक परिवारों को किया जाएगा. 1 किलो दाल प्रति परिवार दिया जाएगा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत. क्योंकि देखिए, प्रोटीन पहुंचना घरों तक बहुत जरूरी है. प्रोटीन डिफिशियंसी से बहुत सारी बीमारी हो जाती हैं. अब ये जो डिस्ट्रीब्यूशन का काम होगा, पल्सेस डिस्ट्रीब्यूशन का जो काम होगा, वो मेनली हो रहा है जो आपका नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है. नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है 2013 का. इसके उद्देश्यों को इंश्योर करने के लिए ये नेफेड डिसाइड किया है कि हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. अब बच्चों, यहाँ पर आपसे क्वेश्चन जो पूछा जाएगा वो ये नहीं पूछा जाएगा कि कितने लाख मीट्रिक टन दाल का बांटने का लक्ष्य किया था या प्रति परिवार कितना, ये सब नहीं पूछा जाएगा. या तो नेफेड के बारे में पूछेंगे कि नेफेड क्या है, या तो फूड सिक्योरिटी एक्ट के बारे में पूछेंगे. आपको ध्यान दिला दूं मैं कि 2019 पीसीएस मेंस में भी क्वेश्चन आया था फूड सिक्योरिटी एक्ट से और प्रीलिम्स में भी आया था फूड सिक्योरिटी एक्ट से. तो लगातार ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है. आपको ये याद रखना है फूड सिक्योरिटी एक्ट का कि ये 2013 में बना था. और ध्यान देने वाली जो बात है कि यदि हम लोग ठीक से समझें तो इस फूड सिक्योरिटी एक्ट के माध्यम से जो यूनाइटेड नेशन का जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, एसडीजीज हैं, जो सतत विकास लक्ष्य हैं, जिनका हमने टारगेट रखा है कि बाई 2030 हम क्या कर देंगे, जीरो हंगर कर देंगे. जीरो हंगर का मतलब है कि पूरी दुनिया में कोई भूखा नहीं रह जाएगा. तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स
के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए भी कहीं ना कहीं ये नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट उस लाइन में खड़ा है। तो आप ध्यान देंगे कि यहाँ पर 3-4 क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। पहला क्वेश्चन तो ये पूछ सकते हैं कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट किस ईयर में आया था। आंसर होगा 2013 में। इसमें बहुत चर्चा में, क्योंकि जितना भी फ्री राशन और ये सब बांटा जा रहा है कहीं ना कहीं इस एक्ट के टारगेट को पूरा कर रहे हैं। दूसरा आप सवाल पूछ सकते हैं कि जो जीरो हंगर है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की लिस्ट में कौन सा गोल है। तो ये है आपका गोल नंबर 2। पहला आपको याद होगा पॉवर्टी, जीरो पॉवर्टी, और दूसरा आपका गोल नंबर 2 जीरो हंगर। तो इस तरीके से नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के माध्यम से, नेफेड के माध्यम से, पीडीएस सिस्टम के माध्यम से हम देश में फूड सिक्योरिटी को किसी भी कीमत पर मेंटेन करना चाहते हैं। तो ये आपकी बात हो गई नेफेड के बारे में। बच्चों अगला जो हमारा टॉपिक होगा वो सीवीसी से रिलेटेड होगा, जो संजय कोठारी को हाल ही में अपॉइंटमेंट किया। तो आइए समझते हैं। हाँ, तो बात हम लोग कर रहे हैं संजय कोठारी साहब के बारे में। तो श्रीमान संजय कोठारी जी को सीवीसी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन का कमिश्नर अपॉइंट किया गया है। तो पहली बात हम लोग यही समझेंगे कि कमिश्नर ऑफ सीवीसी अपॉइंटेड। ध्यान दीजिएगा कि जो सीवीसी के कमिश्नर अपॉइंट किए जाते हैं ये किए जाते हैं बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रपति द्वारा। इसमें एक कमेटी होती है जो राष्ट्रपति को रिकमेंड करती है कि इनको आप अपॉइंट करेंगे। वो कमेटी हेड करते हैं प्राइम मिनिस्टर, मतलब माननीय प्रधानमंत्री जी उसको चेयर करते हैं उस कमेटी को। हाँ, उस कमेटी में विपक्ष के लोग भी होते हैं, तो ऐसा नहीं कि बिल्कुल एक तरफा हो जाता सब कुछ। तो कमेटी के रिकमेंडेशन पर फाइनली संजय कोठारी साहब जो कि सीनियर आईएएस हैं, इनको अपॉइंट किया गया है सीवीसी के चेयरमैन और कमिश्नर के रूप में। नाउ क्वेश्चन दैट कि सर ये सीवीसी क्या है। तो सीवीसी का मतलब है, फुल फॉर्म है इसका सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। अब ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। मैं आपको बताऊं कि इससे क्वेश्चन आने के चांसेस हमेशा बने होते हैं। मैं एक क्वेश्चन यहाँ पर लिखता हूं, आप लोग उसका आंसर बताएंगे। क्वेश्चन है कि द सीवीसी, अब दोबारा नहीं बताऊंगा कि सीवीसी क्या है, एक बार बता चुके हैं आप लोग, जान रहे हैं। द सीवीसी वाज फॉर्म्ड in 1964 on the recommendation of which of the following committee? इस बात को आप हिंदी में समझ सकते हैं कि सीवीसी का गठन 1964 में निम्नलिखित में से किस कमेटी के सिफारिशों पर किया गया था। अब यहाँ पर एक समझने वाली बात यह है कि इस क्वेश्चन में ही एक इंफॉर्मेशन है कि इसका गठन 1964 में किया गया था, जो कि ऑलरेडी एक क्वेश्चन पूछा सकता है कि सीवीसी कब बना था, तो आंसर होगा 1964 में। अब आपके पास 4 कमेटीज का ऑप्शन आएगा। पहला ऑप्शन है के कस्तूरी रंगन कमेटी, दूसरा ऑप्शन आपके पास है आकवर्थ कमेटी, थर्ड ऑप्शन आपके पास है गैडगिल कमेटी, और फोर्थ ऑप्शन आपके पास है के संथानम कमेटी। जल्दी से वीडियो को पॉज करेंगे 5 सेकंड के लिए और आंसर करेंगे कमेंट बॉक्स में, फिर हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो देखें, तो यहां पर आंसर मैं आप लोगों को बता देता हूं कि संथानम कमेटी इज द करेक्ट आंसर। कई बार सवाल आ चुका है कि संथानम कमेटी की सिफारिशों पर क्या बना था। तो आपको याद होगा संथानम कमेटी जो बनाई गई थी मेनली वो करप्शन को लेकर के बनाई गई थी। तो करप्शन भारत में कैसे रुके, इसको लेकर के इन्होंने कहा कि सेंट्रल विजिलेंस कमीशन होना चाहिए। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर जो आगे हम लोग बात कर रहे थे
कि संजय कोठारी साहब को इसका कमिश्नर अपॉइंट किया गया है प्रेसिडेंट के द्वारा। 1964 में सीबीसी बनी है। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट आपके लिए जानना था वो ये जानना है कि सीबीआई जो 1963 में बनी थी और सीबीसी को लेकर के कौन ज़्यादा सुप्रीम है, किसके पास पावर ज़्यादा रहेगा, इसको लेकर के बड़े विवाद रहे हैं। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर मैं एक आपको क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आप कमेंट बॉक्स में आंसर बताना, मैं नहीं बताऊंगा इसका आंसर, कि जो सीबीसी है वो कौन सी मिनिस्ट्री से डील होती है। सीबीसी कौन सी मिनिस्ट्री से डील होती है, मतलब क्या इसके लिए कोई मिनिस्ट्री है जो इसको कंट्रोल करती है या ये इंडिपेंडेंट बॉडी है, ये आप कमेंट बॉक्स में आंसर बताएंगे। एक इन्फॉर्मेशन मैं आपको यहाँ पर और बताना चाहूँगा कि मैंने कहा कि सीबीआई और सीबीसी को लेकर के समस्याएं बनी रहती थी। समस्याएं इस तरीके की बनी रहती कि सुप्रीमेसी की प्रॉब्लम होती थी कि कौन इसमें ज़्यादा सीनियर माना जाएगा, किसकी सुप्रीमेसी ज़्यादा होगी। तो ऐसे केस में क्या किया कि पार्लियामेंट ने 2003 में 2003 में एक सीबीसी एक्ट बना दिया और सीबीसी एक्ट के थ्रू इसको एक स्टैट्यूटरी बॉडी, जिसे आप सांविधिक निकाय कहते हैं, स्टैट्यूटरी बॉडी का स्टेटस दे दिया गया। तो अब जो है वो 2003 से सीबीसी एक्ट के थ्रू सीबीसी एक क्या है, एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। स्टैट्यूटरी बॉडी है। स्टैट्यूटरी बॉडी का मतलब हुआ सांविधिक निकाय। सांविधिक का मतलब जो विधि के द्वारा स्थापित किया गया हो, तो विधि के द्वारा इसको स्थापित कर दिया गया, तो डेफिनेटली अब ये स्टैट्यूटरी बॉडी हो गई। अब ये क्यों किया, यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा एक केस डिस्कस करना चाहूंगा। 1997 में एक केस था, विनीत नारायण वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। मैंने जो बताया एक केस था 1997 में, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन था इस केस में। 1997 में जो केस था विनीत नारायण वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने बहुत क्लियर से बात कही है कि आप सीबीसी को सीबीआई के ऊपर सुपीरियरिटी दीजिए। मतलब आपका मतलब गवर्नमेंट को डायरेक्शन है कि सीबीसी को ज्यादा मजबूत बनाइए एज कंपेरिजन टू सीबीआई। क्यों? क्योंकि अंतिम रूप से करप्शन का जांच किसको करना है, जिस एजेंसी को दिया जाएगा जांच करने के लिए। लेकिन किसी चीज की जांच हो ये डिसाइड करेगा विजिलेंस। जब अपना विजिलेंस वाले जब छापा मारेंगे तो कहीं ना कहीं वो केस हैंड ओवर करेंगे, कब इसकी जांच इनसे कराओ। तो पता चला कि सीबीआई के ऊपर इनका यदि कोई वो नहीं रहेगा, सुप्रीमेसी नहीं रही, तो इनकी बात मानेंगे नहीं लोग। फाइन। तो थोड़ा सा यहाँ पर सुप्रीमेसी दी गई, कैसे, इस स्टैट्यूटरी स्टेटस से। तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि कहीं ना कहीं इसका सुपरवाइजरी रोल हो जाता है सीबीआई के ऊपर सीबीसी का। फाइन। तो होमवर्क में आप लोग सीबीआई के बारे में पढ़ेंगे, ये आपका होमवर्क होगा, और मुझे बताएंगे कि सीबीआई का ऑफिस किससे अटैच है इस समय, राइट, और सीबीसी कौन सी मिनिस्ट्री में काम करती है, अंडर में काम करती है, यदि किसी मिनिस्ट्री से कंसर्न है तो। और ये केस याद रखेंगे, विनीत नारायण वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो ये बात हो गई बच्चों संजय कोठारी साहब के नाम पर जो न्यूज आई थी वो। इसके आगे हम लोग चलते हैं तो एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है। देखिए देख रहे होंगे आप लोग कि जो कोरोना वायरस की वजह से बहुत सारे अस्पतालों में एक डर फैला हुआ है कि अस्पताल में आप जाएंगे तो वहां पर वायरस फैल जाएगा कहीं ना कहीं, कि वो एक पैनिक बना हुआ है, लोग जाना नहीं चाह रहे हैं वहां पर। तो ऐसी कंडीशन में एक और रिस्क निकल करके आ रहा है कि जो वेस्ट है, जैसे जो मास्क यूज हो रहे हैं या आप कह रहे हैं कि जो बायोमेडिकल वेस्ट है उसका डिस्पोजल सही, डिस्पोज ऑफ उसको सही से किया जा रहा है कि नहीं, मतलब उसको ऐसे तो कहीं नहीं फेंक दिया जा रहा है। इसको लेकर के एनजीटी ने एक डायरेक्शन दिया है रिगार्डिंग कोविड-19 बायोमेडिकल वेस्ट। इसमें क्या डायरेक्शन दिया है? इन्होंने डायरेक्शन दिया है स्टेट्स को, यूटीज को, जल शक्ति मिनिस्ट्री को, कई सारी एजेंसीज को डायरेक्शन दिया है कि जो भी आप बायोमेडिकल वेस्ट को डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं
वो एज पर द बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 के अकॉर्डिंग होना चाहिए। क्या मैंने बोला कि एज पर द बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016, तो इसके तहत आप डिस्पोज ऑफ करेंगे। ऐसा ना हो कि आप कहीं उठा कुछ फेंक दें। और इसके लिए इन्होंने सीपीसीबी को कहा है कि आप एक रिपोर्ट बना करके दीजिए एनजीटी को कि ये सब डिस्पोज ऑफ सही से हो रहा है कि नहीं। तो अब यहाँ पर देखो दोस्तों, 3-4 प्रश्न आपके सामने जनरेट हो गए होंगे। एक तो यही कि सर ये एनजीटी क्या है, दूसरा ये कि सर ये सीपीसीबी क्या है, और इसी से सवाल भी आ रहा है आपके परीक्षा में। और अंतिम छोटा सा क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स कब आया था, ईयर 2016 में आया था। और यदि मेंस के एग्जाम में पूछ सकते हैं कि बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 का क्या मेन पॉइंट था। तो जब मेंस के लिए क्लासेस चलेंगी तो उसमें डिस्कस करेंगे। अभी प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से 2016 ईयर याद रखेंगे बायो वेस्ट मैनेजमेंट एक्ट रूल के लिए, और एनजीटी और सीपीसीबी ये दो एजेंसीज आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। तो थोड़ा सा मैं इस पर जल्दी से आपको बता दूं कि क्या है ये। देखिए, तो सबसे पहले एनजीटी की बात करेंगे हम लोग। एनजीटी का पूरा नाम आप जानते होंगे, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है, और इसे आप राष्ट्रीय हरित ट्रिब्यूनल भी कहते हैं, राष्ट्रीय हरित ट्रिब्यूनल हिंदी में। ये इस्टेब्लिश्ड इन 2010, 2010 में इसको इस्टेब्लिश किया गया है। एक कोर्ट है ये जो मेनली एनवायरनमेंट से रिलेटेड मामलों को देखती है। ठीक है, तो ये दो क्वेश्चन इस पर इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इसके बाद बात आपसे किया मैंने सीपीसीबी का फुल फॉर्म सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है। ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, सांविधिक निकाय है, और ये आपका established by वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1974, मतलब 1974 के जल प्रदूषण संरक्षण एवं नियंत्रण अधिनियम के द्वारा इसको स्थापित किया गया था सीपीसीबी को। तो सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड यह एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, ये रिपोर्ट करेगी किसको, एनजीटी को। अब यहाँ पर मैं एक पॉइंट और क्लियर करना चाहूंगा आप लोगों को कि एनजीटी मेनली जिन मामलों को देखती है, वो कुछ एक्ट हैं जो लगातार आपकी परीक्षाओं में पूछे आते हैं। तो वो मैं अपनी इन्वायरमेंट की स्टैटिक क्लास में आपको एक्ट के बारे में बता दूंगा, लेकिन यहाँ पर मैं थोड़ा सा ब्रीफली डिस्कस कर दूं। एक तो ये जो इसका मामला है वो वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1974 होगा। इसके बाद से वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट सेस एक्ट जो बनाया गया था 1977 में, उसके तहत जो मामले होंगे वो देखेंगे। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 यूपी पीसीएस में आया था, ये भी एनजीटी के एम्बिट में आएगा। द एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1981 ये भी आएगा। फाइनली द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट जो कि अम्ब्रेला एक्ट कहा जाता है 1986 में जो आता है, उसके तहत जितना भी आएगा वो सब एनजीटी के एम्बिट में आएगा। इसके बाद से द पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट जो है 1991 का वो आएगा, और फाइनली बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002 का जो है वो आएगा। ये सारे के तहत जितने भी मुद्दे होते हैं वो एनजीटी इंटरटेन करती है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। जो अगली न्यूज हमारी अब है वो है हबल स्पेस टेलीस्कोप को लेकर के। तो हबल स्पेस टेलीस्कोप, बच्चों मैं आपको बता दूं कि ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है। अब सीधे सीधे आपसे सवाल पूछा जाएगा कि ये स्पेस टेलीस्कोप बहुत इंपॉर्टेंट स्पेस टेलीस्कोप है, बहुत बड़ा स्पेस टेलीस्कोप है। मैं आपको बताऊं कि ये जो स्पेस टेलीस्कोप है ये आज इसको 30 वर्ष हो गए। नासा इसका 30वां सेलिब्रेशन कर रहा है, 30 सेलिब्रेशन कर रहा है, 30 ईयर हो गए इसको लॉन्च हुए स्पेस के अंदर, तो इसीलिए चर्चा में है। अब यहाँ से आप गेन कर सकते हैं 2020 में आप बैठे 30 साल पीछे चले तो 1990 में इसको लॉन्च किया गया था। नासा इस वर्ष इसका 30th एनिवर्सरी मना रहा है। तो फाइनली मैं बात करूँ आपको तो मेनली ये कंट्रोल किया जाता है और लॉन्च किया गया था भाई नासा। नासा आपको पता होगा नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन,
दिस इज द स्पेस एजेंसी ऑफ यूएसए, एंड ईएसए का मतलब हो गया यूरोपियन स्पेस एजेंसी। तो ये क्या है, हबल एक स्पेस टेलीस्कोप है। बस इतना ही आपसे पूछा जाएगा। इसके अलावा यदि और पूछा गया तो एक इसको रिप्लेस करेगा कौन, जेम्स वेब। तो जेम्स वेब भी क्या है, ये भी एक स्पेस टेलीस्कोप है। ये भी नासा और दूसरी एजेंसी के साथ मिलकर के लॉन्च किया जा रहा है। बस ध्यान दीजिएगा कि इसमें इसरो इन्वॉल्व नहीं है, जो कि इंडिया का स्पेस एजेंसी है। इंडिया इसमें इन्वॉल्व नहीं इस प्रोजेक्ट में, ठीक है। स्पेस टेलीस्कोप है। तो या तो आपसे हबल के बारे में पूछा जाएगा और या तो जेम्स वेब के बारे में पूछा जाएगा। बच्चों यहाँ पर इतनी ही इंपॉर्टेंट न्यूज थी। आगे बढ़ते हैं दूसरे टॉपिक की तरफ। और जो हमारा दूसरा टॉपिक होगा वो आपका है फिनांस कमीशन को लेकर के। फिनांस कमीशन आप जानते होंगे। चलो जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे कि फिनांस कमीशन किस तरीके की बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, स्टैट्यूटरी बॉडी है, या एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल है। लेट मी क्लियर यू। यदि ये कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है किसी आर्टिकल में, देन इट विल बी द कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। सो आप लोग ये बात कमेंट में मुझे बताएं। हम बात कर रहे थे फिनांस कमीशन की। यहाँ पर आज को चर्चा कर रहे हैं। फिनांस कमीशन ने ये कहा है, सबसे पहली बात आपको बता दें कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, संवैधानिक निकाय है, और ये आर्टिकल 280 से डील होता है। कई बार क्वेश्चन आ चुका है, बहुत बार। फिनांस कमीशन का बहुत सारा काम है। एक काम ये भी है कि मेनली ये रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन का एक पॉलिसी तैयार करते हैं कि कैसे जो है वो स्टेट और सेंटर के बीच में रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूट होगा। अब यहाँ पर इन्होंने क्या कहा है कि कोविड-19 के प्रॉब्लम को देखते हुए इन्होंने कहा कि जो स्टेट्स हैं वो अपना जो उनका अपना खुद का भी FRBM एक्ट होता है, जिसे हम फिजिकल बजट मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्ट कहते हैं। तो उस एक्ट के थ्रू जो बजट जो हमारा कह सकते हैं कि आप जो फिजिकल डेफिसिट है, फिजिकल डेफिसिट को जनरली 3% मेंटेन करना है, जो FRBM एक्ट 2003 कहता है। यदि आप नहीं पढ़े हैं तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा, मैं उस पर एक अलग वीडियो बना दूंगा। FRBM एक्ट 2003 के अनुसार सेंटर को भी 3% अपना फिजिकल डेफिसिट मेंटेन करना, और स्टेट को भी। लेकिन यहाँ पर फिनांस कमीशन ये कह रहा है कि अब आप अपने राज्य की इकोनॉमी को बचाने के लिए, बैंकरप्सी को बचाने के लिए 50 बेसिस पॉइंट तक आप इसको बढ़ा सकते हैं। मतलब कि आप लोन ले लीजिए, भले ही फिजिकल डेफिसिट थोड़ा बढ़ जाएगा, घाटे में चला जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन कैसे भी करके आप अपनी इकोनॉमी को बचाइए। मतलब आप 3.5 तक भी मेंटेन कर लें तो ठीक है। तो ये न्यूज़ थी। जो क्वेश्चन यहाँ पर बनेगा वो FRBM एक्ट बन सकता है, या फिर फिनांस कमीशन पर बात हो सकती है। तो बच्चों अगले न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो न्यूज़ है वो बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, और आज के लिए लास्ट न्यूज़ होगा। तो बात हम कर रहे हैं, आज का लास्ट न्यूज़ होगा वो मलेरिया दिवस को लेकर के है। तो आप जान रहे हैं वर्ल्ड मलेरिया डे, विश्व मलेरिया दिवस। कमेंट बॉक्स में आंसर करके बताएंगे कि मलेरिया किस तरह की बीमारी है। मतलब ये बैक्टीरिया से होती है, या वायरस से होती है, या किसी और कारण से होती है। ठीक है। इस वर्ष आने की उम्मीद क्यों है कि 25 अप्रैल को वर्ल्ड मलेरिया डे मनाते हैं? क्योंकि आप देख रहे होंगे, पहले थीम इसका लिखो फिर बताता हूँ। इसका थीम है जीरो मलेरिया स्टार्ट्स विथ मी। जीरो मलेरिया स्टार्ट्स विथ मी, तो ये इसका थीम है इस वर्ष का। अब बात मैं कर रहा था कि ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है कि अभी आप देख रहे होंगे एक दवा जो हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन जो दवा है, ये मलेरिया की दवा है, और इसको लेकर के पूरे देश में बहुत बड़ी राजनीति हुई, पूरी दुनिया भर में मांग है, भारत इसका एक सबसे बड़ा सप्लायर है। तो ये दवा याद रखिएगा, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन किसी की दवा है, मलेरिया की दवा है। इससे पहले जो परीक्षाओं में सवाल पूछे गए हैं वो ये पूछे गए हैं कि मलेरिया की दवा किस पौधे की छाल से बनाई जाती है। तो दैट इज द सिंकोना प्लांट। तो सिंकोना प्लांट के छाल से, उसके बार्क से निकाला जाता है क्विनीन, और इसी क्विनीन से हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन सिंथेसाइज करके दवा बनाई जाती है। तो ठीक है, यहाँ तक फाइन। अब इसके बाद हम लोग अगले दिन का करंट अफेयर पढ़ेंगे। यदि आप लोगों में से कोई भी ऐसा हो जिसे यूपी PCS 2020 का एग्ज़ाम देना हो, और कोई सॉलिड उनके पास नोट्स ना हो, या कोई कोचिंग क्लास ना मिल पा रही हो, तो मैं स्टैटिक सब्जेक्ट अपने ऑनलाइन पढ़ाता हूँ। यदि आप उस ऑनलाइन बैच में बहुत ही मिनिमम फीस पर पढ़ाता हूँ, यदि आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप मुझे एक व्हाट्सएप मैसेज करेंगे,
ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है। करेंट अफेयर की क्लासेस तो आपको फ्री मिलती रहेंगी यूट्यूब पर, इसका कोई इशू नहीं है। इस पर आप व्हाट्सअप मैसेज करेंगे, या आप लोगों को लगता है कि किसी विशेष मुद्दे पर कोई वीडियो चाहिए तो मैं वीडियो भी बना के डाल दूंगा, आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। यहाँ पर आप मुझे मैसेज करके जो भी सजेशन देना चाहते हैं वो पर्सनली दे सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। आप लोग लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि और लोगों को भी इसके बारे में पता चल सके। अच्छी इन्फॉर्मेशन आपको मिल रही है। ठीक है।